Good morning, everyone. So today we'll start new chapter, financial statements of financial statements of not-for-profit organizations. Not-for-profit organizations prepares three financial statements. Income and expenditure account, receipts and payments account, and balance sheet. Income and expenditure account will show surplus or deficit. फिर इसमें आगे लिखेंगे चुपके से समझो, चुपके से कहें तो P&L अकाउंट है, लेकिन ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए. चुपके से कहना है, ऐसे पोस्टर नहीं छपवाना और ये खबर छपवा दो अखबार में और पोस्टर लगवा दो बाज़ार में. चुपके से कहेंगे हम कि नाम तो वैसे I&E है, लेकिन है क्या? P&L अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, does not work on accrual basis, records capital and revenue transactions both. Starts with opening cash and bank balance, ends with closing cash and bank. चुपके से समझेंगे इट इज़ जस्ट अ कैश अकाउंट. फैंसी नाम है रिसीट एंड पेमेंट, है हमारा कैश अकाउंट. कैश के इनफ्लो कैश के आउटफ्लो रिकॉर्ड करेगा. बैलेंस शीट को चुपके से समझें या वैसे ही समझें, वो बैलेंस शीट ही है, जैसे हम बनाते थे वैसे ही हम बनाएंगे. तो हमने अभी तो सीखा था फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर. अब हम लोग सीख रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. हाउ डू यू डिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशन एज नॉट फॉर प्रॉफिट? बाय लुकिंग एट इट्स ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कमर्शियल है या नॉट फॉर प्रॉफिट है, वो उसके ऑब्जेक्टिव से पता चलता है कि आप जो काम कर रहे हो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न मनी.
आपको पैसा कमाना है, या सोशल वेलफेयर, फैमिली वालों के लिए नहीं, है ना। आपको पैसा कमाना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आपने कहा टू अर्न प्रॉफिट, तो आपका ऑब्जेक्टिव है कमर्शियल। लेकिन अगर आपने कहा कि प्रॉफिट कमाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, सोशल वेलफेयर, जैसे मैं आपको बीच बीच में ज्ञान की बातें बताती हूँ, वो क्या है, सोशल वेलफेयर। अकाउंट्स की बातें बताना, कमर्शियल, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन जहाँ पर ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, उसको हम क्या कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट इज NPO। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और आता है, NGO। डिफरेंस बिटवीन NPO एंड NGO, प्राइवेट NPOs आर कॉल्ड NGOs। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कंपनीज जो NPOs ओपन करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, NGOs। सो NGOs आर प्राइवेट NPOs। And those which are not private, owned by government, owned by states, उसको हम बोल रहे हैं not for profit organization। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में स्कूल में एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आती थी जिसका नाम था हेल्पेज इंडिया। आती थी स्कूल में, सबके स्कूल्स में आती थी। ऐसे कौन से स्कूल है कि नहीं आई, हाँ, हेल्पेज इंडिया। अच्छा, यूनिसेफ, यूनिसेफ तो आता था स्कूल्स में, यूनिसेफ भी नहीं आया आपके स्कूल में, बहुत बढ़िया। अच्छा, यूनिसेफ का आपने नाम सुना है, यूनिसेफ, यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन। आगे यूनाइटेड नेशन आवाज़ बुलंद है, उसके बाद इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। तो देखिए यूनिसेफ, यूनिसेफ इज एन NPO। हेल्पेज इंडिया, हेल्पेज इंडिया इज हेल्पिंग एजेड पीपल, जिनके पास घर नहीं है, घर से बाहर हैं, उनकी मदद के लिए ऑर्गेनाइजेशन है हेल्पेज इंडिया। एक और बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है क्राई। क्राई स्टैंड्स फॉर चाइल्ड राइट्स एंड यू। तो क्राई जो है वो भी क्या है, हमारी एक NPO है। तो दुनिया में बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, आप में से किस किस के पास क्लासमेट के रजिस्टर हैं? क्लासमेट के रजिस्टर पर देखिए, उनके बैक साइड पर मोस्टली कुछ ना कुछ उनके NPO के बारे में रेफरेंस आता है। या तो फॉरेस्ट सेफ का रेफरेंस होगा, या उन्होंने लिखा होता है कि हमने ये रजिस्टर पेड़ काट के नहीं बनाया है, इस रजिस्टर को बनाने में कोई भी पेड़ नहीं काटा गया है। देखिए क्या लिखा आपके रजिस्टर पे, ये तो ब्लैंक है, इको फ्रेंडली। अच्छा, ये ब्लैंक से इको फ्रेंडली बता रहे हैं, है ना, कुछ नहीं है सिर्फ, और क्या लिखा हुआ है, इको फ्रेंडली। तीनों का अच्छा सेम रजिस्टर है, और किसी का डिफरेंट रजिस्टर। देखिए एक मेरे पास है क्लासमेट का रजिस्टर, इस पर लिखा, इस पर ना ये जो आपका एक बॉक्स आता है ना येलो कलर का, इसमें हमेशा उनके सोशल इनिशिएटिव्स मेंशन्ड होते हैं, हमेशा। अब कुछ कंपनीज है ना बहुत लार्ज स्केल पर कर रही हैं, जैसे ITC है, टाटाज है, ये लार्ज स्केल पे कर रहे हैं सोशल वेलफेयर। तो ITC के रजिस्टर में हमेशा वो एक येलो बॉक्स आपको मिलेगा, और कुछ ना कुछ इनके सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का रेफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर है ITC's प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, प्राइमरी एजुकेशन छोटे बच्चों के लिए स्टार्ट किया इन्होंने, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एवरी 4 क्लासमेट्स रजिस्टर यू परचेज 5 रुपीज़ जो है हम फंड के अंदर डालते हैं। तो ये जो कंपनीज हैं, देखिए यूनिसेफ, हेल्पेज, क्राई, इनका तो काम ही है, इनका तो ऑब्जेक्टिव ही है सोशल वेलफेयर। लेकिन आज की डेट में जितनी हमारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, वो सारी की सारी सोशल वेलफेयर के अंदर इंगेज्ड हैं।
बिकॉज अभी इसको ना पार्ट बना दिया गया है CSR का, CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लॉ जो है वो बना दिया गया है, तो अब आपकी इतनी इच्छा की बात नहीं रही। अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं एज अ पब्लिक कंपनी तो आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोसाइटी करना ही है, और एनुअली आपको आपकी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है कि आपने इस ईयर कितना कंट्रीब्यूट किया है टूवर्ड्स सोशल वेलफेयर। तो ये जहाँ जहाँ सोशल वेलफेयर आता है ना, ऑर्गेनाइजेशन कैसी बन रही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्रिकेट में तो आपको बहुत इंटरेस्ट है ना, तो चलिए BCCI की बात करते हैं। BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI is also registered as not for profit organization। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, टू इनकरेज क्रिकेट स्पोर्ट्स इन इंडिया, और उसको सारा का सारा मैनेज करना। तो BCCI भी क्या है, एक NPO। ICAI is also a not for profit organization। ऑब्जेक्टिव से चेक करेंगे, ऑब्जेक्टिव से। ऐसा नहीं कि मैम कितनी तो फीस ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्ज़ाम फॉर्म फीस, नहीं। चेकिंग कहाँ से होगी, ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सोशल वेलफेयर। नाउ कम्स अबाउट, लेट अस चेक कैश। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनमें कैश कितना होता है, क्योंकि अगर कैश ही नहीं है तो अकाउंट्स प्रिपेयर करने की कोई नीड नहीं है। अब कैश कितना होता है, अब आप एक एग्जांपल से अंदाज़ा लगाइए, रियल लाइफ एग्जांपल। BCCI ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को सेल किया है, ब्रॉडकास्टिंग 22 से 27 IPL ब्रॉडकास्टिंग। टोटल सेल ये हुई है 50,000 CR में, 50,000 करोड़। मैम ऐसा भी अमाउंट होता है, हाँ। 50,000 CR में जो है ये सेल हुई है, जिसमें टीवी के राइट्स की हम बात करें, टीवी के राइट्स डिज्नी हॉटस्टार ने ऑक्शन को जो है जीता है, और डिज्नी हॉटस्टार ने लिए हैं 23,450 CR में। टीवी के राइट्स डिज्नी हॉटस्टार के पास है फ्रॉम 22 to 27 फॉर स्ट्रीमिंग ऑफ IPL। व्हाट डू यू थिंक, NPOs के पास कैश होता है या नहीं, होता है। ऑल्दो योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट, बट there is a lot of money involved, and therefore there is a need of this chapter। financial statements of NPOs प्रॉपरली बनाई जाएं और उनको ऑडिट करवाया जाए। देयर मस्ट बी अ चेक कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो जो है कैसे हो रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम लाइन है जैसे सोल प्रोप्राइटर की बनाई थी, लेकिन सोल प्रोप्राइटर की हमने बनाई थी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। NPO के केस में ट्रेडिंग हो सकता है नहीं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हट गया। ट्रेडिंग हो ही नहीं सकता क्योंकि हम ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे, हम कोई बिजनेस कर ही नहीं रहे, ट्रेडिंग अकाउंट हट गया। P&L की बात करें, खर्चा तो है, इनकम भी है, खर्चा भी है, इनकम भी है, तो कंपेयर तो करना पड़ेगा कि खर्चा ज़्यादा है या इनकम ज़्यादा है। तो कंपेयर हम लोग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, सेम कंपैरिजन है, नाम चेंज है, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेट अस सी NPO की इनकम कितनी है, NPO का खर्चा कितना है, चेक कर लेते हैं। क्या चेक करें, प्रॉफिट या लॉस, नहीं, क्या चेक करें, सरप्लस या फिर डेफिसिट। मतलब बनाएंगे तो हम सेम P&L, लेकिन नाम है IND और रिजल्ट है सरप्लस या फिर डेफिसिट। तो IND बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, ट्रेडिंग हमने हटा दिया,
क्योंकि एनपीओज ट्रेड करती ही नहीं है। नाउ रिसीट एंड पेमेंट, थिंक अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या क्या पार्ट है? तो कंपनी बनाती है स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। CFS सोल प्रोप्राइटर के लिए नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं है। किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है? कंपनी का। कंपनी के लिए CFS मैंडेटरी क्यों है? पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है तो इनफ्लो आउटफ्लो कैश का क्या है वो चेक करने के लिए हमने CFS को किसका हिस्सा बना दिया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सिमिलरली NPO के केस में हम क्या मैंडेटरी कर रहे हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ जा रहा है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होना चाहिए। आप लोगों ने 12th में CFS पढ़ा होगा। किसी ने कंपेयर करके देखा CFS और कैश अकाउंट में फ़र्क क्या होता है? किसी ने चेक किया कि हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम जो कैश अकाउंट बनाते हैं उसमें डिफरेंस क्या है? देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। There is no difference at all. Your cash account is your cash flow statement. वही CFS बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होगी, बैलेंस कैरेट डाउन पे ख़त्म होगी। वो एंड में आपका कहाँ रीच करोगे? बैलेंस कैरेट डाउन पे। सिर्फ डिफरेंस क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एक साथ आ गए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एक साथ आ गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एक साथ आ गई, और कोई डिफरेंस नहीं है। वही CFS वही कैश अकाउंट, और कोई डिफरेंस नहीं है। CFS कैश अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चुपके से समझोगे तो ये क्या है? कैश। रिसीट कैश आया, पेमेंट कैश गया। तो हमें तो सिर्फ क्या बनाने हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पर जो टर्म्स है ना वो कुछ नई होंगी। जैसे सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल तो हम कहते हैं कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल, कंपनी का कैपिटल शेयर कैपिटल, NPO का कैपिटल कैपिटल फंड, NPO का कैपिटल कैपिटल फंड। चार्ट के बाद फर्स्ट पॉइंट कैपिटल फंड। फंड वर्ड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ सारा पैसा हमारा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है इसमें और हम मिलकर के क्या चला रहे हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे हैव यू हर्ड ऑफ द गिविंग प्लेज? The Giving Pledge. It was founded by Bill Gates and Warren Buffett. Giving Pledge. और प्रेजेंटली बहुत से प्रोमिनेंट लोग इसके मेंबर्स हैं गिविंग प्लेज के। गिविंग प्लेज नाम से बता रहा है समथिंग अबाउट गिविंग। गिविंग प्लेज रिक्वायर्स डोनेटिंग more than 50% ऑफ योर वेल्थ। मोर देन 50% ऑफ योर वेल्थ अगर आप डोनेट करने को रेडी हैं तो आप मेंबर बन सकते हैं किसके? गिविंग प्लेज के। एलॉन मस्क इसके मेंबर हैं, मार्क जुकरबर्ग इसके मेंबर हैं। इंडिया की हम बात करें अजीम प्रेम जी इसके मेंबर हैं, नंदन नीलकनी इसके मेंबर हैं, और ज़ीरोदा को फाउंडर निखिल कामत वो लेटेस्ट हैं इस प्लेज को ज्वाइन करने वाले। तो ये एक प्लेज है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड चल रहा है। इसका पैसा कैसे आ रहा है? इन सब लोगों के कंट्रीब्यूशन से। तो हम इसे सिर्फ कैपिटल नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? कैपिटल फंड। एक फंड बनता है जिसमें बहुत से लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और उससे फिर हम सर्विसेज जो हैं देते हैं। ये हमने बड़े लेवल पर बात करी। हमारे आसपास हम आ जाएं तो जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने भी मंदिर हैं, वो सब के सब क्या हैं? NPOs।
टेम्पल्स, चर्चेस, बहुत सारे आपके हॉस्पिटल्स वो एनपीओज हैं, बहुत सारे आपके स्कूल्स, कुछ स्कूल्स भी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, एनपीओज हैं। तो अगर हम मंदिर की बात करें, मंदिर के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो बहुत आ रहा है, पैसा तो बहुत आ रहा है। आपका जो बालाजी टेम्पल, बालाजी क्या नाम है उसका, तिरुपति बालाजी, हाँ, तिरुपति बालाजी जो है वो रिचेस्ट की लिस्ट में है। अगर हम इनकम्स की बात करें, इनकम इतनी ज़्यादा है, मतलब पैसा तो बहुत आ रहा है। कैसे आ रहा है? सोर्स ऑफ इनकम डोनेशन, सोर्स ऑफ इनकम इज डोनेशन। तो हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एनपीओ की सोर्स ऑफ इनकम सबसे बड़ा सोर्स है डोनेशंस। हम कुछ टर्म्स सीख रहे हैं जो यहाँ पर हमें नई नई मिलेंगी। डोनेशंस क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट्स में, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक एंड जनरल। आप जब मंदिर जाते हैं, दान पेटी में आप पैसा डाल देते हैं, वो डोनेशन कैसी है? जनरल। कि आपने भगवान को तो बता दिया है किस वजह से वो डल रही है, बाकी किसी को आपने नहीं बताया है, तो वो डोनेशन कैसी मानी जाएगी? जनरल, ठीक है। लेकिन जब कोई फेस्टिवल आता है, अभी अभी जन्माष्टमी गई है, आपने जन्माष्टमी के लिए दिया, आपने बोला वो जन्माष्टमी वाले भोग में पुजारी जी इसको लगा देना, वो जन्माष्टमी पे भगवान की ड्रेस आएगी उसमें यूज़ कर लेना, तो ये डोनेशन कैसी हो गई? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा इस डोनेशन को सिर्फ कोविड के लिए यूज़ करना और कहीं नहीं, तो डोनेशन कैसी हो गई? स्पेसिफिक। और जनरल, हमने पैसे दे दिए, आपको जहाँ यूज़ करना है करो, जनरल डोनेशन। सबसे पहली बात, कैश आ रहा है कि नहीं? कैश आ रहा है कि नहीं? कैश के बिना तो डोनेशन आएगी नहीं, कैश तो आ रहा है। कैश आ रहा है तो डोनेशन कौन से अकाउंट में जाएगी ही जाएगी? कैश अकाउंट, और उसका नाम यहाँ पे क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जनरल डोनेशन रिसीट एंड पेमेंट में जाएगी, स्पेसिफिक डोनेशन भी रिसीट एंड पेमेंट में जाएगी ही जाएगी। सबसे पहले तो रिसीट एंड पेमेंट। तो अगर हम डोनेशन ले रहे हैं तो पैसा आ रहा है ना, पैसा तो आ रहा है, तो कहाँ लेकर जाएंगे? रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट कौन सी वाली साइड? रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट साइड, बहुत बढ़िया। डेबिट के क्रेडिट? डेबिट। तो रिसीट एंड पेमेंट की डेबिट में जाएगा क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है। अब ये जो मंदिर के दान पेटी में डोनेशन आती है, ये हर रोज़ आती है या साल में एक बार? हर रोज़ आती है। इसको कहते हैं रेवेन्यू नेचर। तो ट्रांजैक्शन रेगुलर होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कभी कभार होगी, तो हर रोज़ की ट्रांजैक्शन है। रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर सब कुछ जाता है P&L के अंदर। P&L मतलब यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो कैश में तो हम डालेंगे ही, कैश के साथ साथ इसको लेकर जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक एनपीओ के लिए ये डोनेशन क्या मानी जाएगी? उसकी इनकम। अब टी शेप, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर P&L की तरह, इनकम एक्सपेंडिचर। तो कौन सी वाली साइड पर? इनकम, यानी कि क्रेडिट साइड पर। स्पेसिफिक डोनेशन जो आती है ना, जैसे जन्माष्टमी पर जो डोनेशन आ रही है, कितने सारे लोग दे रहे हैं? थोड़े से या बहुत सारे? बहुत सारे, बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि एक दो लोग कह रहे हैं कि पुजारी जी ये जन्माष्टमी के लिए डाल देना। बहुत से लोग हैं ये कहने वाले कि इसको आप कहाँ डालना? जन्माष्टमी के लिए। कोविड की बात करें, किसी एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया? ऐसा नहीं है, सब ने किया। सब ने अपने अपने क्षमता के अनुसार
कंट्रीब्यूट करा कोविड के लिए, तो ये डोनेशन बहुत सारे लोगों से एक पर्पस के लिए आती हैं, तो फंड बनाना पड़ता है कि सारे पैसे को एक जगह डाल दो, फिर जब खर्चा होगा वहीं से हम करते जाएंगे। तो स्पेशल डोनेशन जब भी आएगी हम क्रिएट करेंगे डोनेशन का फंड, तो हम क्रिएट करेंगे स्पेशल फंड। स्पेशल फंड, इसलिए ये फर्दर चली जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। स्पेशल फंड के एग्जांपल्स कोविड फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड। हमारे क्वेश्चंस में नॉर्मली टेम्पल्स आते नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो फंड हमें मिलेंगे वो ऐसे जन्माष्टमी वाले या इस फेस्टिवल के नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कोविड-19 फंड हो सकता है, टूर्नामेंट फंड्स हो सकते हैं, जो हमारे क्लब्स होते हैं वो भी बहुत सारे एनपीओज होते हैं। क्लब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं ठीक है ना, तो दूसरे वाले क्लब, ठीक है, वो भी जो है एनपीओज होते हैं। तो वो जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए स्पेशल फंड है। स्कूल है, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए सेपरेट फंड है। तो फंड का मतलब है स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड। डोनेशन तो आ गई, डोनेशन तो सोर्स ऑफ इनकम है। मंदिर को और कहीं से इनकम होती है? अब दान पेटी से तो इनकम है, और पुजारी जी को जो पैसा दे रहे हैं उससे भी इनकम है। और कोई इनकम है मंदिर की? मंदिर, मंदिर सोचिए, मंदिर। अगर किसी ने कुछ वो पूजा ऑर्गेनाइज करी है उसकी पेमेंट है, ठीक है, ठीक है। और कोई सोर्स ऑफ इनकम? चैरिटी, जो लोग चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन ही दे रहे हैं ना, डोनेशन आ रही है, डोनेशन आ गई। हाँ, ये एक इनकम है आजकल, गुड, कि मंदिरों में शादियाँ ऑर्गेनाइज होती हैं। मंदिर के अंदर मैरिज ऑर्गेनाइज हो रही है तो वो आपसे चार्जेस ले रहे हैं मैरिज के। जैसे ईस्ट ऑफ कैलाश में इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ मैरिजेस ऑर्गेनाइज होती हैं, तो वो आपसे चार्जेस ले रहे हैं। ये जो मैरिज ऑर्गेनाइज करी और वो पैसा लिया, इसको क्या माने? रेवेन्यू के कैपिटल? रेवेन्यू, क्योंकि आप रेगुलरली ये तो ऑर्गेनाइज करके दे रहे हो ना आप। ऐसा नहीं है ना कि साल में एक ही को हम देंगे, वो तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप उनके लिए मैरिजेस ऑर्गेनाइज करके दोगे और उसका पेमेंट आप लोगे। तो वो जो पेमेंट आपकी आ रही है उसको हम इनकम मानेंगे, तो वो कहाँ कहाँ जाएगी? अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। रिसीट एंड पेमेंट डेबिट साइड, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड। फिर जैसे ये एग्जांपल आया था कि कोई स्पेशल पूजा ऑर्गेनाइज करा देते हैं, वहाँ से भी हमारे पास पैसे आ जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? सेम, रिसीट एंड पेमेंट डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट। और कोई सोर्स? शॉप्स, यस। अब बहुत सारे टेम्पल्स में जो है ना शॉप्स हैं, जहाँ से वो सामान जो है ना सेल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि सात्विक है, बाकी सब जगह से बेकार है। मतलब अगर ध्यान से देखोगे पूरा बिजनेस जो है ना वो चल रहा है, सटल वे में देखोगे तो ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है ना शॉप्स के थ्रू सामान सेल हो रहा है, क्योंकि वो बोलते हैं कि सात्विक है और आपको यही वाला खाना खाना चाहिए, आपको यही वाली चाय पीनी चाहिए, यहीं से आपको ग्रेन्स बाय करने चाहिए। प्लस साथ ही साथ आजकल कुछ टेम्पल्स में ईटिंग आउटलेट्स भी हैं। हाँ, इस्कॉन में तो है ही ईटिंग आउटलेट, कि आप दर्शन करके आए, फिर समोसा, ब्रेड पकौड़ा, आप जो भी खाना चाहें आप खरीद के जो है खा सकते हैं। तो ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन सेल हो रही है। सेल है, आपकी प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं है लेकिन सेल है। अगर आप सेल कर रहे हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? लिखिएगा ज़रा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3।
if NPO is making sales at a given profit margin, then cash received shall be shown in R&P and profit or loss on sales shall be shown in income and expenditure account. तो अगर कोई भी एनपीओ कुछ ऐसी सेल कर रही है जिसका मार्जिन है, रेगुलर सेल हो रही है और आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, तो फिर उस केस में हम सेल नहीं दिखा सकते आई.एन.डी के अंदर, रादर हम सीधा प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उस सेल से हुए प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कुछ टेम्पल्स एक ऑफ़र देते हैं मेंबरशिप फ़ीस का, है ना, याद आया, ध्यान आया कि मेंबरशिप फ़ीस का वो ऑफ़र देते हैं कि आप इतना पेमेंट दीजिए और लाइफ टाइम के लिए हमारे टेम्पल के क्या बन जाइए, मेंबर। तो मेंबर बनने से क्या होगा, तो देखिए जो भी फेस्टिवल्स आएंगे उस पर आपको वीआईपी दर्शन, आपको सबसे आगे दर्शन कराएंगे, आपकी लाइन अलग होगी, आपके घर पे भोग भिजवाया जाएगा, इस टाइप की फैसिलिटीज़। आप दिल्ली के बाहर जाते हैं और हमारा आश्रम है तो वहाँ पर आपको स्टे दिया जाएगा। मेंबरशिप फीस ईयरली लेते हैं कि एक बार? एक बार। नॉर्मली इट इज़ लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप तो वो ली जाती है एक बार। कुछ बच्चों ने कहा हर साल, इसका मतलब कुछ मंदिर हर साल भी लेते हैं मेंबरशिप फीस। तो हमारी अगली कैटेगरी ऑफ इनकम है पॉइंट नंबर 4, मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस दो कैटेगरी, लाइफ मेंबरशिप, ये तो आपको एक ही बार पे करनी है, या फिर एनुअल मेंबरशिप। यानी कि एवरी ईयर। अभी हम मंदिर की बात कर रहे थे, मंदिर में मोस्टली होती है लाइफ मेंबरशिप। चलिए आपके मंदिर की बात करते हैं। आपका मंदिर ICAI, ठीक है, जिसके मेंबर आप बनना चाहते हैं। आप सीए बनने के बाद, सीए क्वालिफाई करने के बाद आप मेंबर बन जाएंगे। किसके? ICAI के। आप मेंबर बन गए तो ICAI कह रहा है हम भी लेंगे आपसे क्या? मेंबरशिप फीस। तो जब आप ICAI के मेंबर बन जाएंगे तो आपको उनको पैसे देने हैं, किस बात के? मेंबरशिप फीस। तो ये मैम जो हमने इतनी मेहनत करी, ये तो मेंबर बनने के लिए ना, वो प्रिविलेज आपको मिला कि आप मेंबर बने। अब अगर आपको मेंबर रहना है तो रहना ही है, एंड तक रहना है। अगर आपको मेंबर रहना है तो आपको क्या पे करनी पड़ेगी? मेंबरशिप फीस। क्या लगता है, लाइफ टाइम या एनुअल? एनुअल। लाइफ टाइम या एनुअल? एनुअल। ज़्यादा नहीं, 8,000 के अराउंड है, 8,200 समथिंग है फीस एनुअल मेंबरशिप। तो आपको हर साल 8,000 रुपये देने हैं, नहीं तो वो कह रहे हैं हम डिग्री आपकी कैंसल कर देंगे।
तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल मत करना कैंसिल, मेंबरशिप फ़ीस लेते रहो, हर साल देनी पड़ रही है, तो वो कैसी मेंबरशिप फ़ीस है, एनुअल। तो जो एनुअल मेंबरशिप फ़ीस है रेवेन्यू नेचर, ठीक है, और जो लाइफ मेंबरशिप है कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर हमेशा बैलेंस शीट, रेवेन्यू नेचर हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहली बात तो कैश तो आ ही रहा है, कैश तो आ ही रहा है, चाहे एनुअल मेंबरशिप हो चाहे लाइफ मेंबरशिप हो। सबसे पहली पोस्टिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड। कैश तो हमारे पास आ ही रहा है, R&P। उसके साथ साथ अगर एनुअल मेंबरशिप है, रेगुलर इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट। लेकिन अगर लाइफ मेंबरशिप है, दिस इज एडेड टू कैपिटल फंड। अगर हमने लाइफ मेंबरशिप फ़ीस ली है तो आपसे जो पैसा आया है उसी से ऑर्गेनाइजेशन आगे चलेगी, तो उसको हम किस में ऐड कर देते हैं, हमारे कैपिटल फंड के अंदर। अच्छा, स्कूल में जब आप पढ़ते थे और स्कूल की फ़ीस की स्लिप आती थी, उस पर क्या लिखा होता था, कौन सी वाली फ़ीस, एडमिशन फ़ीस। तो नेक्स्ट हमारी इनकम आ रही है एडमिशन फ़ीस। एंट्रेंस फ़ी भी कह सकते हैं या एडमिशन फ़ी। रिसीट एंड पेमेंट डेबिट, फीस तो आ ही रही है, पैसा तो आ ही रहा है। एंट्रेंस या फिर एडमिशन फ़ी। अब स्कूल में एक फ़ी तो आप रेगुलरली देते हो और एक एडमिशन के टाइम पर देते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो एडमिशन के टाइम पर आप मेजर अमाउंट जो पे करते हो वो है आपकी एडमिशन फ़ी। तो एडमिशन या एंट्रेंस फ़ी जो होती है वो जनरली हमेशा लाइफ टाइम होती है, वो एनुअल नहीं ली जाती है, वो एक ही बार ली जाती है। एक बार एडमिशन करने के लिए एडमिशन फ़ी आप देंगे, तो क्योंकि वो एक टाइम ही ली जाती है जनरली, तो नेचर माना जाता है कैपिटल, और इसको भी कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, अलग से कोई फंड इसका हम नहीं बनाते। तो एंट्रेंस फीस, रिसीट एंड पेमेंट एंड एडेड टू कैपिटल फंड। इसमें लिखेगा इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज accounting treatment of entrance fees, the same shall be followed. मोस्टली हमारे क्वेश्चंस में मेंशन होता है कि एंट्रेंस फ़ी को कैसे ट्रीट करना है, और जनरली ऐसा लिखा होता है 50% रेवेन्यू मान लीजिए, 50% कैपिटल। जनरली क्वेश्चंस ये कहते हैं कि एंट्रेंस फ़ी का आधा हिस्सा मान लीजिए रेवेन्यू नेचर है, आधा हिस्सा मान लीजिए कैपिटल नेचर है। तो अकाउंटिंग कैसे करें, आधा हिस्सा कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम, और आधा हिस्सा एडेड टू कैपिटल फंड इन बैलेंस शीट, और पूरा हिस्सा रिसीट एंड पेमेंट के अंदर डेबिट, क्योंकि कैश तो आपके पास पूरा का पूरा आ ही रहा है। तो कैश तो सारा ले लेंगे, फिर I&D में आधी इनकम बना देंगे और आधा बैलेंस शीट के अंदर फंड में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, डबल एंट्री सिस्टम है बिल्कुल। और यहाँ पर तो हम ऐसा दिख रहे मान रहे हैं कि पहले कुछ हुआ ही नहीं अकाउंटिंग, सीधा फाइनल अकाउंट्स ही बनते हैं इनके, सीधा लास्ट में ही बन रहे हैं। इन्होंने इनवॉइसेस रखे हुए हैं, बस उसके बेसिस पर हम अकाउंट्स लास्ट में बना रहे हैं।
यानी कि ऑडिटर्स प्रिपेयर कर रहे हैं और इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। आगे आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, लेगेसी। Amount received after the death of a person as per his will। will मतलब इच्छा नहीं, will मतलब वसीयत, ठीक है। will में लिखा गया था कि मेरे मरने के बाद ये सारा पैसा मंदिर को दे दिया जाए, तो वो जो पैसा आया उसको हम कह रहे हैं लेगेसी। गिविंग प्लेज के अंदर जितने भी लोग मेंबर्स हैं सबकी वेल्थ डोनेट होगी मरने के बाद ही, आफ्टर डेथ। तो वो नेचर कैसा है उसका, लेगेसी, जो डेथ के बाद आप दे रहे हो। लेगेसी एक बार आएगी कि बार बार, पक्की बात है ना। लेगेसी एक बार आएगी, एक ही बार डेथ होगी, तो एक बार आएगी तो नेचर कैपिटल तो कहाँ ले जाना है, कैपिटल फंड के अंदर, और साथ ही साथ रिसीट, रेवेन्यू नहीं, रिसीट एंड पेमेंट डेबिट साइड पर। हाँ जी, मतलब आप कह रहे हैं कि हर महीने कोई ना कोई मरता रहेगा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, हर महीने तो क्या, हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन हर कोई डोनेट नहीं कर रहा, है ना। तो जो लोग डेथ पे डोनेट कर रहे हैं वो बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है कि हमें तो हर महीने ही मिलते रहता है ये वाला पैसा, इसलिए इसका नेचर क्या मानेंगे, कैपिटल नेचर। तो रिसीट एंड पेमेंट डेबिट और एडेड टू कैपिटल फंड। अब आपने जो डाउट पूछा है ना, आप सिर्फ एक नेचर आपने इस एंगल से देखा कि लोग तो मरते ही रहते हैं और पैसा आता ही रहता है। तो जब हमें डिसाइड करना होता है ना कैपिटल और रेवेन्यू, तो फ्रीक्वेंसी इज़ वन क्राइटेरिया कि कितनी बार ट्रांजैक्शन हो रही है। अनदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज़ अमाउंट। अमाउंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया कि अगर आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो हम उसे P&L में नहीं दिखाते, हम उसे हमेशा कहाँ ले जाते हैं, बैलेंस शीट पे। और डेथ के समय पर जितना भी आपको अमाउंट मिला होगा वो ज़्यादा ही होगा। कोई ऐसा नहीं कहता 500 रुपये की मेरी वेल्थ है मैं डोनेट करके जा रहा हूँ, है ना। तो डेथ पर जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा ही होता है। तो अमाउंट की वजह से भी हम इसको क्या मान लेते हैं, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन। तो इसलिए ये चली जाएगी हमारी बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, ऑनरेरियम। कौन सा रियम, ऑनरेरियम। पेमेंट मेड टू एन ऑनरेरी पर्सन for his services to NPO। जिन लोगों ने अपनी अपनी स्पेसिफिक फील्ड में बहुत नाम कमाया है, जो अपनी फील्ड के बहुत मशहूर हैं, अगर वो कुछ चैरिटी वर्क कुछ करना चाहते हैं और वो कुछ टाइम के लिए हमारे NPO के साथ एसोसिएट हो गए, उन्होंने कुछ सेमिनार्स कर दिए, जैसे कैंसर अवेयरनेस आजकल बहुत से डॉक्टर्स करते हैं, तो कुछ NPO के साथ जुड़ गए और आपने उनके लिए कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम कर दिया। तो NPO अगर कुछ पे करना चाहता है इन हिज ऑनर, तो हम उसको फीस नहीं कहते, हम उसको सैलरी नहीं कहते, हम उसको क्या कहते हैं, ऑनरेरियम।
कि आपके ऑनर में हम आपको कुछ पेमेंट हमारी तरफ से कर रहे हैं कि आप हमारी एनपीओ में आए और आपने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया, तो हमारी साइड से थोड़ी सी पेमेंट, उसको क्या कहेंगे, ऑनरेरियम। अब बताइए कहाँ कहाँ जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट कौन सी वाली साइड, क्रेडिट, इस समय पेमेंट है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ पर, एक्सपेंस, क्योंकि ये तो छोटा अमाउंट होता है इसलिए ये बैलेंस शीट नहीं, ये रेवेन्यू नेचर आइटम है। तो एक तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट। Then subscriptions. Subscriptions यानी कि इनकम, जैसे आपके YouTube चैनल में ऑप्शन होता है सब्सक्राइब, तो वही आपकी सब्सक्रिप्शन है, बट अगर पेड है तो एनपीओज अगर सब्सक्रिप्शन चार्जेस ले रहे हैं तो वो उनकी इनकम है, इनकम है इसलिए रिसीट एंड पेमेंट डेबिट, रेगुलर इनकम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट। 9th पॉइंट, एक जनरल पॉइंट लिखिएगा, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस shall be recorded in receipt and payment account with the amount of cash received or cash paid. But shall be recorded in income and expenditure account only with yearly amount. अभी हम लोगों ने जैसे बहुत सारे खर्चों की बात की है, इनकम्स की हमने बात की है, तो रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। कहाँ पर जाएगा ये समझ में आ गया। अब अगली चीज़ जो ध्यान रखनी है, किस अमाउंट से जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट का तो सीधा क्राइटेरिया है कैश, रिसीट एंड पेमेंट को तो पैसे से है बहुत ज़्यादा प्यार, ठीक है। ये तो कहता है पिछले साल का था, नेक्स्ट ईयर का था, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश आ रहा है आने दो आने दो आने दो, कैश जा रहा है दुख हो रहा है लेकिन जाने दो। अच्छा कैश लास्ट ईयर का था, डजेंट मैटर, इस साल का है, अगले साल का है, किसी भी साल का हो, कैश जा रहा है रिसीट एंड पेमेंट में। लेकिन वही ट्रांजैक्शन को जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता है सिर्फ कौन सा अमाउंट शो करोगे, करंट ईयर का। तो देखो अगर कुछ लास्ट ईयर का था उसको हटा दो, अगर कुछ नेक्स्ट ईयर का है उसको हटा दो, मेरे अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट डालोगे जो रिलेट करता है सिर्फ उस साल से जिस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप बना रहे हो। तो पहले वाले ईयर के और अगले वाले ईयर के दो ही नाम आते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। या तो कुछ आउटस्टैंडिंग का चक्कर होगा या फिर प्रीपेड का। टोटल 4 आइटम्स हो सकती हैं, इस साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल का प्रीपेड, पिछले साल का प्रीपेड, 4 ही चीज़ें हो सकती हैं। चलिए चारों को देखते हैं एडजस्ट कैसे करेंगे। पॉइंट नंबर 10 में, पॉइंट नंबर 10, एक लाइन का गैप दे दीजिएगा, फिर लिखिएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग।
ओपनिंग प्रीपेड, ये दोनों करेंगे हम ऐड, एंड लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग प्रीपेड। किस में ऐड और लेस करना है? एक्सपेंस पेड के अमाउंट में। एक्सपेंस पेड मतलब वही जो आपने आरएनपी में दिखाया होगा, उसको प्लस माइनस कर कर हम पहुंचेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अमाउंट तक, यानी कि रिजल्ट इज एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर। सपोज हम आई बना रहे हैं 23-24 का, तो 23-24 FY24 ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 23 से और एंड हो रहा है 31 मार्च 24 को। सपोज हम सैलरीज की बात करते हैं, सैलरीज का खर्चा। अगर हमने इस साल में कुछ सैलरी पे नहीं करी है करंट ईयर में, तो वो आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं हम 31 मार्च 24 को। अगर हमने करंट ईयर में कुछ पेमेंट नहीं करा है तो 31 मार्च 24 को यहाँ पर इस दिन हम बोलते हैं सैलरीज आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 23-24 की। अब जो इससे पहले वाला साल होगा, इससे पहले वाला साल 22-23, अब ये साल ख़त्म हुआ 31 मार्च 23 को। हो सकता है हमने उस साल भी कुछ सैलरी पे नहीं करी हो, तो वो भी हमने दिखाया होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग। और किस दिन? 31 मार्च 23 को। इस दिन हमने दिखाया सैलरी आउटस्टैंडिंग। और जो सैलरी 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है वो सैलरी 1 अप्रैल को भी आउटस्टैंडिंग है, जो 31 मार्च को है वही 1 अप्रैल को है। यही हमारे अकाउंट्स की कनेक्टिविटी है आपस में। तो इसका मतलब अगर हम 23-24 की बात कर रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग दोनों तरफ ही हो सकता है, 31 मार्च को भी 1 अप्रैल को भी। 31 मार्च वाला तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और 1 अप्रैल वाला लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो जो करंट ईयर का है उसको कहते हैं क्लोजिंग। ये क्लोजिंग इस साल की बात हो रही है। और जो पिछले साल का था, जो 31 मार्च का 1 अप्रैल को आ गया, उसको हम कह रहे हैं ओपनिंग। मान लेते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 2000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 5000। हमने 23-24 में सैलरी पे कर दी 27,000। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इस साल की सैलरी कितनी है, वो निकालना है हमें। तो आप एक बात बताओ, जब मैंने 27,000 की पेमेंट करी है तो पुराने वाला आउटस्टैंडिंग चुकाया होगा कि उसको चुकाए बिना आगे बढ़ गए? उसको चुकाए बिना तो आप पेमेंट नहीं कर सकते ना। यानी कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, पहले तो आपने पुराना आउटस्टैंडिंग चुकाया होगा,
यानी कि 27,000 की पेमेंट में 2,000 तो पे किया ही किया ना आपने। या ऐसा हो सकता है पिछले साल की सैलरी दिए बिना आप अगले साल की दे दो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप दे भी दोगे तो एम्प्लॉय क्या कहेगा, सर वो तो मैं पिछला ही मानूंगा ना, अभी तो मेरा पिछला ही पेंडिंग है। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है, अगर 27,000 दिए और पुराना कुछ आउटस्टैंडिंग था तो सबसे पहले तो वो ही दिया, तो वो पिछले साल का था तो हमने कहा उसको हटा देते हैं। इसका मतलब हमने इस साल की पेमेंट कितनी करी, 25,000। तो हमने कहा चलो इस साल का 25 मान ले, तो नहीं, इस साल की पेमेंट बाकी है कितनी, 5,000। तो 25 आपने कर दी, 5 अभी भी बाकी है इस साल की, तो हमने कहा ऐड कर देते हैं इसको। तो करंट ईयर की सैलरी आ गई 30,000। 27,000 के अमाउंट से करंट ईयर की सैलरी तक आना है। अगर पेमेंट हुई है तो पिछले साल की पहले हुई होगी, तो उसको पेमेंट में से हटा दो, क्योंकि वो तो पक्का ही पे हुआ है बट वो लास्ट ईयर का था, उसको पेमेंट में से हटा दो। और जो इस साल का पे नहीं हुआ, इवन दो आप पे नहीं कर पाए बट है तो इसी साल का, उसको ऐड कर दो। तो करंट ईयर की सैलरी कितनी आ गई, 30,000। इसी को थोड़ा सा बदल देते हैं। इसी को अगर हम अलग तरीके से देखें, हमारा आउटस्टैंडिंग नहीं है, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, रादर हम एडवांस में सैलरी देते हैं, आउटस्टैंडिंग तो हम रखते ही नहीं। तो हमने 31 मार्च को कुछ एडवांस दे रखा है प्रीपेड, प्रीपेड हमने दे रखा है 6,000 प्रीपेड। ये किस दिन का है, 31 मार्च 23 का, ठीक है। अगर मैं 31 मार्च को आपके हाथ में कुछ दे रही हूँ और मैं आपको कह रही हूँ एडवांस है, एडवांस है, तो अगले साल का होगा कि इसी साल का होगा, अगले साल का होगा ना, ये बात पक्की बात है ना। अगर आज आप मुझे एडवांस फीस दोगे तो सितंबर के मंथ के आगे की होगी ना कि पीछे की होगी। अगर पीछे की दे करके आप मुझे बोलते हो मैम ये लो एडवांस, तो मैं क्या कहूँगी, तो एडवांस नहीं है, ये तो आउटस्टैंडिंग है ना। तो एडवांस का मतलब है फ्यूचर टाइम के लिए। तो अगर 31 मार्च को आपने फीस या सैलरी दी है तो आगे वाले महीनों के लिए दी है, शायद अप्रैल के लिए दी हो, शायद अप्रैल में, दोनों के लिए दी हो, कुछ एडवांस आपने दे दिया। और ऐसे ही ईयर के एंड में भी आपने सैलरी फिर से एडवांस दे दिया 13,000, ये भी पे कर दिया आपने आने वाले साल के लिए। अब हमने पूछा कि भाई टोटल पेमेंट आपने कितनी करी है इस साल, आपने कहा टोटल पेमेंट कर दी 34,000। तो कैश में तो सारे एडवांस आ गए, क्योंकि एडवांस दिया तो कैश तो चला गया, तो कैश दे दिया 34,000। तो इस साल की पेमेंट है कितनी आखिर। अब ये चेक करना है कि अगर आपने पे किया है 34, तो इस साल की पेमेंट कितनी है, 27। अब आप ये बताओ, जो मैंने पहले ही 6,000 पे कर दिया था वो किस साल का था, इस साल का था, करंट ईयर का। ये मैंने पहले ही पे कर दिया था 31 मार्च को। तो क्या ये 34,000 में ये 6,000 इंक्लूडेड होगा, ये तो मैंने पहले ही पे किया था, ये तो 31 को कर दिया था, और ये 34,000 ड्यूरिंग द ईयर किया है। तो अगर मुझे इस साल की सैलरी चेक करनी है तो पहले तो ये वाला 6,000 इसको क्या कर दें, ऐड कर दो, क्योंकि इसी साल का दिया था आपने, ये इसी साल की पेमेंट आपने की थी। तो प्लस कर देते हैं 6, क्योंकि ये 34 का हिस्सा नहीं है, 34 है पेड ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर से पहले ही पे कर दिया था कितना, 6,000। फिर आपने 13,000 जो पे किया वो 34,000 का हिस्सा है कि नहीं, मतलब कैश पेमेंट में 13 भी आया होगा ना जब हमने 34 लिया। तो इस साल की सैलरी तक जाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा,
इसमें से माइनस कर दो 13, क्योंकि ये सैलरी इस साल की नहीं है, नेक्स्ट ईयर की है, तो हमें मिल गई करंट ईयर सैलरी 27। यानी कि जो भी हमारे पास पेड का अमाउंट है उसमें करना क्या है, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग प्रीपेड माइनस क्लोजिंग प्रीपेड। ये सब करके हम पहुंचेंगे कहाँ, कहाँ पहुंचेंगे हम, करंट ईयर के खर्चे तक, करंट ईयर के खर्चे तक। और हम चले कहाँ से थे, करंट ईयर की पेमेंट से चले हैं हम, सैलरी पेड से चले हैं हम। बहुत ध्यान से हर शब्द को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ICAI, एक वो बात है रब भी खेल है खेले, यहाँ पर ICAI भी खेल है खेले, क्योंकि ये आपको बहुत ही चालाकी से देगा सैलरी ऑफ द ईयर, सैलरी ऑफ द ईयर, फिर बोलेगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग प्रीपेड क्लोजिंग प्रीपेड। कैसे घुमाया इसने आपको, सैलरी ऑफ द ईयर से कह रहा है क्या निकालो, सैलरी पेड। ऐसा तो इतना सीधा थोड़ी है कि हमेशा आपको पेड दे देगा और बोलेगा करंट ईयर निकाल लो। ऐसा भी हो सकता है करंट ईयर दे दे और आपको क्या बोले, पेड निकालो। तो ये प्लस माइनस हम किस में कर रहे हैं, पेड वाले अमाउंट में। सैलरी पेड प्लस कौन से वाला आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीपेड कौन से वाला, ओपनिंग, और माइनस क्लोजिंग प्रीपेड। एक बार फिर से बोलेंगे सब, तुम्हें तुम्हारी होने वाली डिग्री की कसम। सैलरी पेड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस प्लस ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड माइनस क्लोजिंग प्रीपेड। ये कहाँ दिखाना है, कहाँ दिखाना है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और पेड वाला कहाँ दिखाना है, रिसीट एंड पेमेंट में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी के भी मन में? आगे लिखेगा पॉइंट नंबर 11। NPO does not engage in trading but may maintain stock then material consumed in such a case material consumed shall be shown in income and expenditure account and stock shall be shown in balance sheet. Material consumed is equals to opening stock plus purchases minus closing stock। जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सीखा था बिल्कुल सेम है। फिर एक पॉइंट और लिखेगा नेक्स्ट, सिमिलर नेचर receipts and payments shall be shown
Similar nature receipts and payments shall be shown separately in receipt and payment account, but net profit or net loss shall be shown in IND. Like charity show collections and charity show expenses. Seminar and conference receipts and seminar and conference expenses. कोई भी इवेंट अगर एनपीओ ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उससे कलेक्शन भी हो रही होगी, उसका खर्चा भी हो रहा है, तो कैश अकाउंट में तो अलग अलग शो करेंगे, रिसीट में, खर्चा खर्चे में, लेकिन आईएनडी में हम चेक करेंगे इस इवेंट से फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। फ़ायदा है तो इनकम साइड दिखाएंगे, नुकसान है तो एक्सपेंस साइड दिखाएंगे। मतलब फ़ायदा नुकसान मतलब एकदम सिंपल तरीका, चैरिटी शो ऑर्गेनाइज करा, 5 लाख की कलेक्शन हुई, 1 लाख का खर्चा, 5 लाख की कलेक्शन हुई, 1 लाख का खर्चा, तो 4 लाख का फ़ायदा। 5 लाख की कलेक्शन, 1 लाख का खर्चा, तो 4 लाख का फ़ायदा, वो दिखाएंगे इनकम साइड। लेकिन जब रिसीट एंड पेमेंट दिखाएंगे तो 5 की कलेक्शन और 1 लाख का खर्चा, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है अकाउंट्स की। आरएनपी में अलग तरीके से दिखाना है, आईएनडी में अलग तरीके से, ठीक है। अब आपके दिल से आ रहा है मैम अब एक क्वेश्चन करें तो मज़ा आ जाए, तो चलो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ऐसे कीजिएगा, इस पॉइंट के बाद ना 2 पेजेस छोड़ दीजिएगा, 2 मतलब सिंगल सिंगल 2, ऐसे वाले 2 नहीं है, सिर्फ 2 पेज चाहिए टोटल। हम कुछ और एडजस्टमेंट यही लिख लेंगे, 2 पेज छोड़ दीजिएगा और फिर स्टार्ट कीजिएगा क्वेश्चन 1। आपकी बुक्स में पेज नंबर 227 पर आइएगा, पेज 227, क्वेश्चन नंबर 1। Receipts and payments for the Swaraj Club for the year ended 31st March 22। देखिए इस प्रकार के क्लब्स होते हैं हमारी एनपीओ, ठीक है, जिसका नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि एनपीओ है या फिर नहीं, ठीक है। तो स्वराज क्लब की ये रिसीट एंड पेमेंट है, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन, स्पेसिफिक के जनरल, स्पेसिफिक डोनेशन के साथ जब भी फॉर लिखा होगा ना मतलब स्पेसिफिक है। क्लब पवेलियन, पवेलियन आपने क्रिकेट मैचेस देखे हैं, जब 2 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो बाकी सब प्लेयर्स जहाँ बैठे होते हैं उस एरिया को कहते हैं पवेलियन, जहाँ बाकी सब प्लेयर्स बैठे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन आई है हमारे पास, स्पेसिफिक है। देन फूड स्टफ सेल्स, वो जो मंदिर में कैंटीन से सामान आप बेच रहे हो या फिर हॉस्पिटल्स में भी सब जगह कैंटीन्स होती हैं, फूड स्टफ सेल्स। सैलरीज एंड वेजेस, परचेज ऑफ फूड स्टफ, ये है सिमिलर नेचर, फूड स्टफ सेल, फूड स्टफ परचेज। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन, जनरल एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्सेस, बैंक चार्जेस, कैश इन हैंड ओपनिंग, कैश इन हैंड क्लोजिंग, cash in bank opening, cash at bank closing. You are required to prepare receipt and payment account. देखिए कैश अकाउंट है और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो इसका मतलब है हमारा अकाउंट लास्ट में टैली होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। तो चलिए बनाते हैं पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट।
बस आपके पहले प्यार की तरह मत बनाइएगा, क्योंकि उसको तो भुलाकर आप पता नहीं कितने 5 6 7वें प्यार पर आ गए हैं। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट को दिल में रखिएगा। तो हम बना रहे हैं पहला पहला रिसीट एंड पेमेंट इन द बुक्स ऑफ स्वराज क्लब। Receipts and payment for the year ending. बिल्कुल हमारे फाइनल अकाउंट्स की तरह होता है, 4 कॉलम्स, रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, रिसीट एंड पेमेंट्स। स्टार्ट करेंगे कैश और बैंक के बैलेंसेस से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश 200, बैंक 400। कुछ एनपीओज देखने में लगेंगी, हाँ एनपीओ है। कैश 200 रुपये है, बैंक 400 रुपये है। और अभी मैं आपको आईसीआई की एनुअल रिपोर्ट दिखाऊंगी, फिर आप देखिएगा कि ऐसी भी एनपीओज होती हैं। तो एनपीओ का पैसे से कुछ खास लेना देना नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव से चेक करते हैं आप एनपीओ हो या नहीं। तो कैश और बैंक के बाद स्टार्ट करते हैं रिसीट। सबसे पहले एंट्रेंस फीस, 2 एंट्रेंस फीस। बहुत ही आसान अकाउंट है, बस इनकम पोस्ट करनी है, पेमेंट्स पोस्ट करनी है, बन गया अकाउंट। एंट्रेंस फीस 300, मेंबरशिप फीस 3000। Then donations, फूड स्टफ सेल्स। आरएनपी में अलग अलग ही दिखाना है, सेल अलग खर्चा अलग। सेल है 1200। देन पेमेंट, सैलरीज एंड वेजेस, परचेज ऑफ फूड स्टफ, construction of club pavilion, general expenses 600, rent and taxes and bank charges. And closing balance.
कैश 350, बैंक 590। आपको पता ही है पहला क्वेश्चन आसान होता है, इसलिए यहाँ सब बैलेंसेस दिए हुए हैं। नॉर्मली बैलेंस कैरेट डाउन हमें हमेशा निकालना होगा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बट यहाँ पर ये टैली हो जाएगा। और दीपांशु क्या टोटल बताया था? 15,100। कैलसी पे सॉल्व किया था, लिख के किया था? कैलसी पे किया था। देखिएगा ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया है, 15,100 इसका टोटल आ गया है। बहुत ही आसान सा अकाउंट। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट करें, क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। सब्सक्रिप्शन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और हमें चेक करना है I&E में सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा। तो I&E में जाता है सिर्फ करंट ईयर वाला अमाउंट। तो एक बार क्वेश्चन 2 पढ़ के ज़रा आपका आंसर बताइएगा, सब्सक्रिप्शन कितना जाना चाहिए। पहला आंसर आ गया है 37,000, 37,400। ऑक्शन के अंदर पहली बिड आ गई है, बस IPL का होता तो साथ में करोड़ लगे होते। यहाँ पर सिर्फ अमाउंट है 37,400। और कोई आंसर? 42,800। एनी अदर आंसर? 44? 4,400? 40,400। और कोई आंसर? आपको कॉन्सेप्ट वही लगाना है, प्लस माइनस वाला। 44,000, ओके। और हाँ जी 44, ओके। 44, 41,200 और 42,800 आ गया। एनी अदर आंसर? चलिए कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं 37,400? जिसने कहा था वो तो कम से कम हाथ खड़ा करो। अनाथ कर दिया, माता पिता तो रखो इसके। हाँ 42,800, 42,800, 40,400, 44,000, 41,200। चलिए चेक करते हैं। ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, ठीक है, NPO की हमेशा इनकम है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 42,000। इट इंक्लूड्स 1,600 फॉर 2019 एंड 600 फॉर 2021। हम लोगों को कौन से साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए? 2020 का। तो ना तो 19 का अमाउंट लेंगे ना ही 21 का अमाउंट लेंगे। तो टोटल जो हमारे पास कैश आया है 42 का कैश, इसमें से ना तो 1,600 लेना है, वो तो प्रीवियस ईयर का है, माइनस कर दो, ना ही 600 लेना है, वो 2021 नेक्स्ट ईयर का है, माइनस कर दो। उसके बाद 3,000 इज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2020। इस साल की अभी भी इनकम आनी बाकी है, कितनी? 3,000। इसको ऐड कर देते हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 42,800। अब देखो तुमने क्या प्लस माइनस किया, कितने कॉन्सेप्ट तुमने लगाए प्लस माइनस के। मैंने तो एक ही सिखाया था, इस साल का ले लेना, पिछले साल का छोड़ देना, अगले साल का छोड़ देना। मेरे इस एक सेंटेंस से तुम कितने बना सकते हो कॉन्सेप्ट, वो तुम देख लो क्या तुमने किया है। सिर्फ सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, 2019 है हटा दीजिए, 2021 है हटा दीजिए, 2020 है ऐड कर दीजिए। करंट ईयर आना है, ना तो लास्ट ईयर आना ना तो नेक्स्ट ईयर आना। इसका मतलब अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें, यहाँ तो हमें सिर्फ अमाउंट ही निकालना था,
रिसीट एंड पेमेंट में अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, रिसीट एंड पेमेंट, यहाँ पर हम दिखाएंगे 2 सब्सक्रिप्शंस 42,000, ये जाएगा R&P में। और अगर हम I&E में आएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन, ये आएगा 42,800। तो ये जो अमाउंट हमने निकाला है ये किससे निकाला है, पर्पस क्या है, I&E में शो करना है। तो I&E में कितना अमाउंट शो होगा, 42,800। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्लियर। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।